मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे. याच समाजाचे आयाम ओळखून तो सर्वांना सन्मानाने राहण्यास पूरक करण्यासाठी मोठ्या स्तरावर काम करणं हेच एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याचं उद्दिष्ट. असेच कार्यक्षम अधिकारी होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगणारे तुम्ही सर्वजण आणि हे स्वप्न सत्यात उतरवून सर्वांसाठी प्रेरणा बनलेले अक्षय अग्रवाल सर तसेच सदगीर सर या सर्वांचं मी सार्थक कदम आणि मी कीर्ती शिसवले सिव्हिल सर्व्हिसेस ॲस्पिरंट्स क्लबच्या वतीने आयोजित या टॉपर स्टॉकमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. ज्याप्रमाणे दीप स्वतः जळत राहून सर्व जागा प्रकाशमान करतो, त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांनीही प्रसंगी कष्ट सोसून इतरांसाठी सुखाचा प्रकाश दिला पाहिजे. हाच संदेश प्रस्तुत करून शुभ कार्याची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने आणि सरस्वती पूजनाने करावी, यासाठी मी मान्यवरांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. COEP-ला नेहमीच यशस्वी विद्यार्थ्यांचा उत्कृष्ट शैक्षणिक वारसा लाभलेला आहे. याच COEP-चे महती वर्णन करणारं COEP गीत आता आपल्यासमोर सादर करण्याची मी टेक्निकल टीमला विनंती करतो. अंतरात दाटते चित्रतेच देखणे, शारदे तुझ्या कृपे चित्रतेच रेखणे, अहंतेच स्पर्श दे विनय पूर्ण लाघवी, ममयशात वाढते ती तुझीच थोरवी, ती तुझीच थोरवी. येथे परंपरेचा अभिमान व्यर्थ नाही, सामर्थ्य सत्य जिद्द कोणास वंद्य नाही, कोणास वंद्य नाही. आजचे अंकुर उद्याच्या आसमंती सूर्य होती, प्राक्तनाची शिवधनुष्ये राम इथले फस्त करीती, ज्ञान येथे सर्जनाची कास धरिते निर्मिताना, माणसाला माणसाचे भान आहे चालताना, भान आहे चालताना. विश्वास झेप आहे येथे कलंदराची, सृजनात धुंद होणे येथे अतर्क नाही, येथे अतर्क नाही. पंथ आहे नेहमीचा गुरुवंतांच्या बळाचा, पालकांची थाप आहे विनय ही निश्राप आहे. या अशा या सर्जनाचा माणसाच्या गौरवाचा स्रोत हा निर्व्याज आहे, दश दिशांना गाज आहे, दश दिशांना गाज आहे. उद्देश जिंकण्याचा येथे अजिंक्य आहे, मधुकोश निर्मितीचा याहून रम्य नाही, याहून रम्य नाही. येथे परंपरेचा अभिमान व्यर्थ नाही, सामर्थ्य सत्य जिद्द कोणास वंद्य नाही, कोणास वंद्य नाही, कोणास वंद्य नाही. धन्यवाद टेक्निकल टीम. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवण्याआधी त्याची पूर्ण जाण असणं खूप महत्त्वाचं असतं. त्यात ते स्पर्धा परीक्षेसारखं आव्हानात्मक असेल तर ॲस्पिरंट्सला तर ते नक्कीच मिळायला हवं. COEPचं सिव्हिल सर्व्हिसेस ॲस्पिरंट क्लब हे देखील एखाद्या दिशादर्शकाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना कायम दिशा दाखवत असतं.
2017 मध्ये IPS महेश भागवत सरांच्या संकल्पनेतून हा क्लब उदयास आला. या क्लब अंतर्गत विवेकमाला, सीसॅक वीक, ग्रुप डिस्कशन्स असे विविध कार्यक्रम राबवले जातात. याचाच एक भाग म्हणजे टॉपर स्टॉक. यात UPSC मध्ये यश मिळवलेल्या ॲस्परंट्सचं मार्गदर्शन आपण उपलब्ध करून देत असतो. याच कार्यक्रमासाठी आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले आहेत IAS अक्षय अग्रवाल सर. सरांचं स्वागत. याच सीसॅक क्लबच्या पाठीशी भरभक्कमपणे उभे राहणारे आपले सद्गीर सर. सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. Honorable Akshay Agarwal sir, the CSAC Club President and all the team working with him, and all the students of the COEP and if they are from outside. Also I welcome all on behalf of the College of Engineering, COEP Technological University Pune. And instead of wasting more time, because we are interested to listen to Akshay Agarwal, his experiences, because he is one of the, means he is some steps ahead of you. He has passed in 2014 and your aspiration is for the civil services. So you can ask all your difficulties or your doubts regarding selection of the optionals and how to prepare during the engineering and all that. So he can guide better because he is the successful in that particular examinations. So he will show you the path on which you can walk and make COEP Tech proud in future also. Thank you. थँक यू सर फॉर युअर स्टिम्युलेटिंग वर्ड्स. अक्षय अग्रवाल सर हे आपल्याच COEPचे ॲल्युमिनस आहेत. 2014 मध्ये ते मेकॅनिकल डिपार्टमेंटमधून गोल्ड मेडलिस्ट राहिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर येथून त्यांनी मास्टर्स ऑफ इकॉनॉमिक्स 2017 मध्ये तेथूनही ते गोल्ड मेडलिस्ट राहिलेले आहेत. तेथूनच नैपुण्य प्राप्त करत त्यांनी इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हिसेसमध्ये ऑल इंडिया रँक 4 प्राप्त केला होता आणि 2018 मध्ये UPSC CSE मध्ये ऑल इंडिया रँक 43 ने त्यांनी यश संपादन केलेलं आहे. असं बहुआयामी व्यक्तिमत्व आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभलं हे आपल्या सर्वांचं भाग्यच. मी CSACचे फॅकल्टी ॲडवायझर सद्गीर सर यांना विनंती करतो की त्यांनी अक्षय सरांचा सत्कार करावा. थँक्यू सर. नियोजनबद्धता जर आपल्या कामात नसेल तर सहज प्राप्त असणारं यशही अप्राप्य होतं आणि UPSC सारख्या अनिश्चिततेच्या महासागर पार करताना योग्य स्ट्रॅटर्जी, दुर्दम्य इच्छाशक्ती, संयम यांनी परिपूर्ण असणारं गलबत आवश्यक आहे. टॉपर स्टॉकचा उद्देश हाच असतो की यशस्वी लोकांच्या अनुभवातून गरजेच्या गोष्टी शिकून संभाव्य चुका टाळण्यासाठी आपला मार्ग निश्चित करणे होय. तर सरांचे परीक्षा व कामासंबंधीचे अनुभव सरांच्याच तोंडून ऐकूया. सर, द स्टेज इज युअर्स. Good evening, everybody. First of all, let me congratulate COEP for getting upgraded to COEP Tech. हमारे टाइम से बात चल रहा था कि यूनिवर्सिटी होने वाली है फाइनली हम लोग जब फर्स्ट ईयर में जब से सुन रहे थे, तो वी आर हैप्पी एंड
I'm really very, like, I'm feeling proud about myself today. I am, on this side of the stage. Some 5, 7, 10 years ago, maybe I was on that side. And now I'm on this side of the stage. So this is the, best feeling. And you all can also get that feeling in the coming years, definitely. See, one thing is for sure, that you people are in COEP, that means you are hardworking people. That is guaranteed, that is given, right? In examples, we are given some given conditions, right? So it is a given fact that you people are hardworking, you people are intelligent, and you people are among the best in the country. That I can personally guarantee you. Having seen National University of Singapore and many other universities of the world also, in IAS I have seen people from IITs, from NITs, from COEP, from VJTI, from different, like every nook and corner of the country, from every walk of life. And I can personally guarantee that you people are among the best. Okay, so you don't need to worry about कि हम लोग कंपटीशन में रह पाएंगे या नहीं, because you are endowed with some qualities which are needed for cracking this exam already. God has given you that capability. Now the question is, we have the capability, we have the ability, we are hardworking. Only thing is, there are two things. That we need a proper direction, a proper guidance, right? तो हम लोग कितना भी अच्छी गाड़ी चलाए, लेकिन रास्ता पता नहीं होगा तो कैसे जाएंगे, right? You may be the best driver, but if you don't know the way, you cannot reach your destination. So direction and that Google map that we use for reaching our destination, that Google map is constantly required. So maybe there I can help you a little bit. And second thing is, obviously, see, I want to tell you at the outset itself that it is a bit of luck also. Okay. थोड़ा सा luck factor होता है, to which I call God factor. That is just very minuscule part, but very important part. And that is not in our hands. Right? That is not in our hands. So we don't need to worry about it. We can worry only about things which are in our hands. So let me divide this session into 2-3 parts. For some time I will talk about this exam, how to prepare for this exam, how to make notes, how to study. ठीक है ना, जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत I'll tell you. And second part, maybe I will talk little bit about what is the service life experience. What does the service entail? Because you should know, right, where you are going. सिर्फ सुन के तो IAS नहीं बनना चाहिए ना कि IAS है, IPS, IAS बस. You should know what you are going to do. That is also important. So, and that also will give you motivation. Okay. So I'll talk little bit about that. एंड एक बहुत और उससे भी छोटा सा हिस्सा हम रखेंगे मोटिवेशन का, ठीक है, ज्ञान की बातें करेंगे. So सबसे पहले let me start with how to prepare for this exam. Okay, the technical things. अच्छा, how many of you are like second years? Okay, most of you are second years. Most of you. Okay. Third year? अच्छा, final year वाला कोई नहीं होगा. है कोई final year वाला? You are not preparing for UPSC, I know that.
He is here because he is my nephew. Okay, so मेरे भैया का बेटा है, so he is also studying in COEP, so he is just here to see me. उसको यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है. उसको ऑलरेडी 35 lakhs का पैकेज मिल गया है इस साल, तो ही इज हैप्पी विद दैट. वैसे भी लोग होने चाहिए. Okay, most of you are in second year, third year. How many of you have already joined coaching for UPSC? Okay, maybe 1 or 2 people. How many of you have started studying for UPSC? Okay, roughly 50% people. And how many of you want to do UPSC but you really don't know anything about UPSC? Okay, there is nobody like that. You are there. Okay, ठीक है. So I can assume that you know about this exam. ये एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है? 3 स्टेज एग्जाम, राइट? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मेंस में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो दैट. यदि नहीं पता है तो बोल दीजिए. आई वेरी ब्रीफली आई टेल यू दैट आल्सो. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि व्हाट इज देयर इन दिस एग्जाम? ओके, सो देन वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. तो देखिए, प्रीलिम्स और मेंस आपको पता है सिलेबस क्या होता है, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं. So you know that prelim syllabus is completely a subset of main syllabus. Okay, I am using little bit technical knowledge language also because you are engineering students. So you know what is a subset, right? You know what is a mutually exclusive set. ठीक है ना? So prelims syllabus is a subset of main syllabus. So when you start studying these subjects, you automatically prepare for both prelims and mains in the beginning. Okay, mains में extra क्या होता है? So I am telling that mains is a bigger set, prelims is a subset of mains. So mains में कुछ चीजें additional होती है. जैसे GS paper 1 में there is a sociology thing, Indian society, right? Paper 2 में there is international relations. पेपर 3 में there is disaster management and science and technology. Science and technology तो प्रीलिम्स में भी होता है, बट ये disaster management and internal security. And GS पेपर 4 तो पूरा ही सेपरेट होता है, correct? And there are optional papers. So this is the extra thing in mains. Now you know that about 50 to 60% of main syllabus is same as prelim syllabus. So when you start studying these subjects like polity, right, Indian constitution, environment, economics, economy, geography, history, art and culture, science and technology, current affairs, all these things you start reading, it will help you in both mains and prelims as well. अभी प्रिपरेशन अभी होता क्या, देखिए, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले तो when you do the first reading of anything, so you just understand it. Well, that was my way of studying. So when I first read the NCERTs, when I first read the Lakshmikant polity, when I first time read the environment and ecology ka books, when I first read the NCERTs, उस टाइम में first time reading में you just understand things, what is written, and it is not difficult for you guys to understand because it is just क्लास 12 सिलेबस. उससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं पढ़ते, राइट? इट इज़ अप टू मैक्सिमम क्लास 12. तो उतना तो हम COEP के लोग हैं, तो उतना तो हमारा पढ़ने की क्षमता है. सो we don't need to worry about that thing. We will understand it. That I can guarantee you. Once you start reading, you will understand things. Okay? There may be 1 or 2 concepts in geography or polity or maybe ecology somewhere जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं होता है, तो वो समझने के लिए शायद हमको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है. बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन दिस सब्जेक्ट्स. If you don't understand, if you feel I am not understanding, you can join coaching. Okay, I am not against coaching, you can join it.
if you feel like you want to join. So many people ask me this question whether we should join coaching or not. Maybe this is a question in your mind also. See, coaching should be joined in case when you are not understanding any subject on your own. Okay, when you feel that you are not disciplined enough to study on your own, so that you will go in some class, you will sit for 2-3 hours, 4 hours per day, or maybe on a weekend, and you will study, उस बहाने से पढ़ाई हो जाएगी. तो कोचिंग सिर्फ वही काम करता है यूपीएससी प्रिपरेशन. इट्स नॉट लाइक आवर नीट और सीईटी और जेईई का सी कोचिंग जैसा कोचिंग नहीं होता है यूपीएससी में. ओके, इट्स नॉट गारंटीड. लाइक इन जेईई आल्सो इट्स नॉट गारंटीड, बट in UPSC though it is bilkul not guaranteed, not at all. So they will just teach you this ABCD only. So if you feel that you want to join coaching, you want to get accustomed to the syllabus, you want to understand different concepts in geography, economics and all those things, then you can join coaching. That is not a problem. But I feel that coaching is not really necessary, first of all. So you start reading these common books, जो हमारे पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जो भी बुक्स है, कॉमन बुक्स है मेंस और प्रीलिम्स के लिए. So you do the first reading. Okay, once you finish the first reading, after that, in the second reading, you can start underlining things. Okay, first reading में you don't need to do anything because you are just understanding stuff. When you start reading the same book again for the second time, see, you have to read a book for at least 3 to 4 times. Okay, that is the challenge in this exam. एक बार पढ़ के नहीं समझ में आता है, मतलब समझ में आता है but दिमाग में नहीं रहता है. Because the only challenge of this exam is that the syllabus is very huge. That is the only challenge. Otherwise, this exam is not rocket science. If you look at the question, also the very basic questions. But the syllabus is huge. The books that you have to read, the list is very long. And the different concepts that you have to keep in mind are too many. So that is the main challenge. ओके, नहीं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग 10वीं 12वीं का बुक पढ़ रहे हैं. 10वीं 12वीं के बुक में हमको ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, बट वो ऐसा है कि हम ज्योग्राफी पढ़ ले, फिर हिस्ट्री पढ़े, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फिर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो वो ज्योग्राफी का क्या पढ़ा था भूल जाते हैं. दैट इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. सो वी हैव टू अगेन एंड अगेन रीड इट. बेसिकली वी हैव टू रीड इट 3 times 4 times, तब जाके धीरे धीरे मन में वो एब्सॉर्ब होता है. एंड देन उसमें भी बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं बाद में भी. आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो भी भूल जाएंगे. बट द रिटेंशन इंक्रीजेस विद जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका रिटेंशन इंक्रीज होगा. सो दैट इज द ओनली थिंग इन दिस एग्जाम. सो you finish the first reading, you start the second reading. In second reading then you start underlining things. Okay, these are, और second reading के पहले आप कोशिश कीजिए कि कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देख लें. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी 1 रीडिंग खत्म हो गया. पॉलिटी 1 रीडिंग खत्म होने के बाद में आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए पॉलिटी का, प्रीलिम्स का. मेंस के बाद में देखना, प्रीलिम्स का पहले देखिए कि भाई प्रीलिम्स में पॉलिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं. फिर हमको जो हमने एक बार रीडिंग किया है, कुछ कॉन्सेप्ट समझा है, उसमें से कुछ आता है क्या, आपको 25, 30, 40%, 40% तो नहीं, 25-30% क्वेश्चंस आ जाएंगे. Okay, because you have read once, you have understood stuff. On the basis of that, you will understand that 25-30 questions you can solve. अब remaining 70% questions which you have already read but you are not able to solve is because you don't remember the minute details. That is the problem. So उसके लिए आपको second reading करनी है. जब आप second reading करोगे तो आपको याद आएगा जो कोई टॉपिक में, अच्छा ये टॉपिक हम लोग अभी प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ रहे हैं. हमने देखा था कि 2015 में ऐसे सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आया था. द मोमेंट दैट that particular topic comes, it will automatically come to your mind and then you will underline that stuff. Okay, this is important, maybe question can come from here or question has already come from here. That happens. second reading होता है. उसी तरह से फिर एक बार पढ़ने के बाद में हम लोग पूरा खत्म होने के बाद में फिर थर्ड रीडिंग भी करते हैं.
So this I'm talking about, see, for you people, okay, because you are in second year, third year, you will definitely write exam after you graduate from COEP. जिनके पास जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जिनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखनी है, उनके लिए थोड़ा प्लान डिफरेंट होता है. बट आई एम टॉकिंग स्पेशली फॉर पीपल हु आर सिटिंग हियर टुडे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर मे बी. So right now in second year you can start doing this. One reading करो, है ना. Obviously अब कॉलेज है, COEP है, तो COEP वैसे भी चैन नहीं खान देता है हमको. हर 2-3 के बाद एग्जाम होती है, T1, T2, मिड सेम, एंड सेम. Then there is regatta, there is mind spark, और क्या क्या आजकल होते हैं पता नहीं मुझे. So we don't get much time, but whatever time you get, this is the right time you can start. Current affairs, usually we read from newspapers. Okay, we read from newspapers. Indian Express, The Hindu, ये सब न्यूज़पेपर आप रीड करना, मतलब you can at least get a habit of knowing what is there in the newspaper. न्यूज़पेपर में क्या आता है, कैसे आता है, कौन से पेज पे क्या होता है, एडिटोरियल कहाँ होता है, एडिटोरियल में से कौन सा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए. So those things you will get accustomed to in 1 year, 2 year time. अभी मतलब आप धीरे धीरे करेंगे. So you हॉस्टल पे आता है ना न्यूज़पेपर, वो देखे जाता है, स्कूटर पे आता है आदमी, अभी भी आता है, हाँ, साइकिल पे आता है, हाँ, स्कूटर पे आता है ना, स्कूटी पे, हाँ. तो I think that same person may be coming to you also. So you can subscribe for a newspaper. हम लोग के टाइम पे द हिंदू पुणे में नहीं मिलता था, तो वो एक दिन लेट ला के देता था हमको. अभी मिलता है शायद पुणे में, है ना. पुणे एडिशन है स्टार्टेड नाउ. हम लोग के टाइम पे पुणे एडिशन नहीं था, तो वो कहीं से बम्बई से कहीं से मंगा के बस में पकड़ा के नेक्स्ट डे ला के देता था. So द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनी वन न्यूज़पेपर. ये मैं आप लोगों से सब आदत लगाने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज यू आर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. करंट अफेयर्स इस तरह से हम लोग का जो होता है वो ऐसे ही कवर होता है न्यूज़पेपर से. उसके लिए कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. इट इज जस्ट करंट अफेयर्स, इट इज जस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द न्यूज़. अब करंट अफेयर्स में भी दो चीजें हैं. एक होता है इवेंट्स, एक होता है इश्यूज. ओके, देयर इज समथिंग which happens just once and it becomes a news. और फिर उससे रिलेटेड उसके अराउंड कुछ क्वेश्चन आ जाता है. And there is something which becomes an issue and it is recurring in the news again and again for maybe 1 month, 2 months, 3 months, 1 or maybe 15 days. Continuously something will come. So that becomes an issue. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी जो चल रहा है, it is an issue. Every day something is happening. Okay? Every day something is happening. Somebody is giving some opinion. So all those opinions, that issue, उसका एनालिसिस होता है, इंडिया पे क्या उसका इफेक्ट होने वाला है. So those things, I think we can wait for just 1 minute, 2 minutes. है ना? It is very loud. तो साईं बाबा का नाम लेके हम लोग भी करते हैं. So current affairs में मैं बता रहा था, there are two things, events and issues. So you have to make notes on issues, okay? Because events के उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि you
really cannot make notes of each and every event that is happening, everything that is happening in news. And you cannot, first of all, you cannot make so many notes, and even if you make so many notes, you cannot revise from it. So it is just, raddi. It is just raddi. So you better make notes only of थोड़ा लाउड कम ही कर दीजिए, इट्स ओके, है ना? So see, this is also a challenge, okay? There are so many disturbances around you, but you still have to focus. And this is a very good practice for UPSC. UPSC में ऐसे बहुत distraction आएंगे आपको, okay? But you have to focus on your studies. So you don't have to get distracted by the distractions. So you make notes of the issues only. मतलब issues हमको समझ जाते हैं क्या है, जैसे कोई बिल आया है पार्लियामेंट में. Another example. So that bill, उसके ऊपर बहुत डिबेट हो रहा है, अपोजिशन उसको अपोज कर रहा है, पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है, न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में आ रहा है, प्रोज आ रहे हैं, कॉन्स आ रहे हैं. Those kind of things you have to basically note down. That is important. Subject wise notes, again you have to make subject wise notes only for current affairs. बाकी static portion का, बाकी static portion का notes करने का जरूरत नहीं है. That is what I feel. Because again, it is there in the book. You can just underline it. You can highlight it. You don't need to waste time in making notes for that. Now, what to do after you are in the final year? Now, once you are in second year, third year, maybe you have started reading books. एक रीडिंग, दो रीडिंग हो गया, आपको कॉन्सेप्चुअल समझ गया, उस टाइम तक आपको सिलेबस भी पूरा खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया. अब फाइनल ईयर में आने के टाइम पर, और यदि आपका प्लान है कि आपको इमीडिएटली एग्जाम देनी है, यू हैव टू इमीडिएटली राइट एग्जाम आफ्टर यू पास आउट, और मे बी लर्न नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, तो वो एक साल का प्लान कैसे करना है? दैट 1 year is very important, and you have to plan it very, very meticulously. It is very important. Because in that 1 year, whatever you study, whatever current affairs you do, that will matter for the actual exam that you are going to write. इसके पहले जो हमने किया है वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए किया है, हैबिचुएट होने के लिए किया है ना? बट अभी जो आप एक साल में करेंगे, दैट विल एक्चुअली मैटर फॉर द एग्जाम. So that is a kind of syllabus for the exam for you. So you have to plan very meticulously, and उस टाइम पे हमको ऑप्शनल के बारे में भी हमारा सोचना होता है. समझो अभी तो आप ऑप्शनल के बारे में इतना नहीं सोचेंगे, बिकॉज अभी क्लियर नहीं होता है हमको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कि व्हाट ऑप्शनल आई विल टेक, और उसके बारे में अभी सोचना भी नहीं है. इट्स ओके. बट वंस यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर, यू हैव टू डिसाइड एक साल पहले, ओके, व्हाट विल बी योर ऑप्शनल. अब ऑप्शनल में इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, these 3 optionals are offered by the UPSC. बाकी ऑप्शनल UPSC doesn't offer बाकी subjects. So most of the engineers who become IAS officers, they don't take engineering as a subject of optional. Most of them. Even I had not taken it. So they will go for sociology, geography, anthropology, political science, public administration. There are different subjects, and they will go for these subjects depending on 2-3 factors. Number 1, इसका कोचिंग अवेलेबल है. ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज ऑप्शनल, देखिए मैंने आपको जीएस के लिए कोचिंग का इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो 10वीं 12वीं के लेवल का सिलेबस है, बट ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है वो ग्रेजुएशन ऑनर्स लेवल का या कभी कभार मास्टर्स लेवल का भी सिलेबस होता है. सो इफ यू टेक इकोनॉमिक्स एज योर ऑप्शनल, so you will study economics of graduation or post graduation level.
If you take anthropology as optional, you will study anthropology of graduation or at least honors level. So for that you might need coaching, and again it is a technical subject. It is not बच्चों का history geography नहीं है. It is a geography proper technical geography. It is history proper, deep वाला history. Political science proper technical political science. So for that you might need coaching. You can join coaching for optional subject. बोलो 2-3 महीने में सिलेबस खत्म कर देते हैं, हमको फ्री कर देते हैं. आजकल तो ऑनलाइन भी चल रहा है वो. ऑप्शनल वाइज आप जब भी ज्वाइन करना चाहेंगे एट दैट टाइम यू कैन सीक द गाइडेंस कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, कौन से ऑप्शनल के लिए. दैट आई विल नॉट टेल टू यू. ऑप्शनल डिसाइड करने के बाद में फर्स्ट 4 months ऑफ योर प्रिपरेशन, तो मे बी पहले 2-3 महीने में आपका कोचिंग होगा, उस टाइम पे आपका ऑप्शनल का पढ़ाई हो जाना चाहिए साथ साथ. ओके. एंड ऑप्शनल के साथ साथ आपका जो बेसिक बुक आपने जो पढ़ा था पहले, आपको ऑलरेडी सिलेबस समझा है, अंडरलाइन किया हुआ है आपने, आपको उसका भी रिवीजन एक बार करना है साथ साथ में, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा बोर हो जाता है ऑप्शनल. सो यू हैव टू बेसिकली रीड जीएस ऑल्सो, जो पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी जो भी हमने पढ़ा है वो सब भी आपको साथ साथ में करना है. जैसे सपोज आप दिन में, उस टाइम तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, आप पूरा दिन पढ़ाई करेंगे यूपीएससी के लिए, राइट. इन केस लाइक आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल नॉट गो फॉर प्लेसमेंट्स, यू विल नॉट डू अ जॉब फुल टाइम, यू विल सिट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. In that case, you have entire 24 hours with you. और 24 hours में से you can utilize about 10 to 12 hours for study. Okay, 10 hours at least, 8 to 10 hours at least. So out of that 8 to 10 hours, I usually suggest that 4 hours should be spent on optional, 4 to 5 hours, and 50%, and remaining 50% में से 25% should be spent on GS and 25% should be spent on current affairs. जो भी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ये करेंगे. तो 10 घंटे में से 5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप ऑप्शनल करिए, 2 घंटा करंट अफेयर्स करिए, 2 घंटा जीएस करिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए. एंड इट इज़ डूएबल, होता है, तो पॉसिबल है. जो लोग वर्किंग रहेंगे, जो लोग जॉब भी करेंगे, यूपीएससी भी करेंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है. ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस बहुत है, पढ़ाई बहुत होती है, तो जॉब के साथ साथ ये एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल है. ओके, दैट आई वांट टू टेल यू. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ. तो जॉब के साथ साथ ये पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है. नामुमकिन नहीं है, बट बहुत मुश्किल है. There are people who have done it, but then the probability of you getting selected gets less. So that call you have to take. We have so many factors to consider, right? हमें जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. We have so many confusion in mind also. मैं MBA करूँ क्या, कैट करूँ क्या, GRE करूँ क्या, फिर UPSC करूँ क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या. So there are so many different things. There are some financial considerations also. कि भाई जॉब करना ज़रूरी है, उस केस में you have to do a job, right? So those are the constraints basically on you. अब जितने कंस्ट्रेंट हमारी लाइफ हमको देती है, उसमें हमको रह के सॉल्व करना पड़ता है, राइट? यू हैव टू ऑप्टिमाइज. हम लोग मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? हाँ, यू आर गिवन 3 इक्वेशंस, यू आर गिवन कंस्ट्रेंट्स, यू सॉल्व द इक्वेशंस, यू ऑप्टिमाइज. अरे यार, मेरे को इंजीनियरिंग छोड़े 8-9 साल हो गए, अभी तुम लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज़ें हैं. Optimization problem, constraints, you are given 3 equations, constraints, x should be less than 0, y should be more than 0, it should be negative, it should be positive, उस तरह का होता है ना, it should lie between 2 and -2. So इस तरह का constraints हमारे लाइफ में भी होते हैं, and you have to optimize depending on what constraints you have.
So in such a common session, I cannot give you one size fits all approach. तो हर किसी की ज़िंदगी अलग होगी, हर किसी का अप्रोच अलग होगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी. And in such case, in such a situation, your local role models are very important. Okay, your local role models are very important. Local role model का मतलब क्या होता है? लोकल रोल मॉडल का मतलब होता है कि भाई जो आप ही की तरह सिमिलर सर्कमस्टांसेस में है या था, उससे बात करना, उसको आइडियलाइज करना. जिसकी मोर और लेस सिचुएशन आप ही की तरह होंगी, जो जॉब करते करते जिसने प्रिपरेशन किया होगा. उन लोगों को थोड़ा आप लोगों ने बात करनी चाहिए, अप्रोच करना चाहिए. ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको. So you can take guidance of such people. Like when you reach that stage, at that time you can, talk to such people. You can talk to seniors. You can talk to your teachers. So this was about like exam preparation. मोटा मोटी ऐसी होता है कि आप पहले चार महीने आप ऑप्शनल प्लस जीएस, देन उसके बाद में यू स्टार्ट सॉल्विंग टेस्ट सीरीज, यू स्टार्ट आंसर राइटिंग, यू स्टार्ट सॉल्विंग पेपर फॉर प्रीलिम्स. ओके, फिर आपका प्रीलिम एग्जाम आ, फिर उसके बाद में बेसिकली ये होता है कि मेंस का जो आपका अलग टॉपिक्स है जो हमने प्रीलिम में नहीं पढ़ा था, जो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं है. दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, एक महीने में पूरे हो जाते हैं. तो 4 महीने के बाद में 1 महीने में आप वो भी कवर कर सकते हैं साइड बाय साइड. वो कवर करने के बाद में देन यू कैन गो फॉर फुल फ्लेज्ड अगेन रिवीजन. आपका देखिए हर किसी का अपना अपना वीक सब्जेक्ट भी होता है. भाई मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती, मेरे को पॉलिटी नहीं समझ में आती, ज्योग्राफी नहीं समझ में आती, ध्यान में नहीं रहती. तो आपका जो वीक पॉइंट है उसको ज़्यादा आपको रिवाइज करना है. अगेन दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू, आपके लिए वो क्या एप्लीकेबल है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो उसके बाद में आपको रिवीजन टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर प्रीलिम्स यू हैव टू सॉल्व, आप ये लिख के रख लीजिए, आप दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए ये चीज को. प्रीलिम्स के लिए आपको मिनिमम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मिनिमम. $5,000 क्वेश्चंस मीनिंग 50 क्वेश्चन पेपर्स. इतना डरिए मत यार 5000 का नाम सुन के. इट इज जस्ट 50 क्वेश्चन पेपर्स. एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 50. सो प्रीलिम्स के लिए आपको, एंड दिस इज मिनिमम आई एम टेलिंग यू, ओके, मिनिमम यू हैव टू सॉल्व 5000. मेंस के लिए भी आपको पर पेपर एटलीस्ट 3 पेपर्स लिखने चाहिए, एटलीस्ट 3 पेपर्स, फुल लेंथ पेपर्स. मतलब GS1 का एक फुल लेंथ वैसे 3 पेपर्स, एक पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं. यू नो राइट पेपर में कैसा आता है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 फुल लेंथ पेपर ऑफ एवरी सब्जेक्ट ऑफ मेंस. मैंने GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, दिस 6 पेपर्स. So 6 multiplied by 3, 18. So you have to write at least 18 full length papers. और बाकी फिर इंडिविजुअल आंसर राइटिंग आप कितना कर रहे हो आप पे डिपेंड, बट इतना तो मिनिमम है. दिस इज द बेसिक मिनिमम आई एम टेलिंग यू. ओके, आई एम गिविंग यू सम वेरी प्रैक्टिकल पॉइंटर्स. ओके, आपको क्या करना है. विनायक महामुनि आया था ना थोड़े दिन पहले, तो वो क्या बोल के गए आपको, क्या व्हाट डिड ही से यू? Because I don't want to, have I repeated the same thing? अच्छा, he talked about plan B. हाँ, उसका 5-6 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था. So he had a lot of other plans also maybe. He is a very good friend of mine. So देखिए प्लान बी के बारे में मैं बोलूँगा आपको. प्लान बी जब होता है ना तो हमारा प्लान ए सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% होती है.
That is a psychological fact and that is proven fact. When you have plan B complete in your mind, the probability of failure of plan A is 99%. So at least, like I will request all of you, कि यदि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, तो एक बार बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना कोई प्लान भी दिमाग में रखे, you take that risk in life. कि नहीं मुझे तो यही करना है बस, एक बार एटलीस्ट. Okay, take one attempt like that. Then the chances of getting selected in this exam increases manifold, because it becomes a kind of, not literally, I am metaphorically talking, it becomes metaphorically life and death matters for you. मेरे लिए मैंने वो किया था, like मेरा स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट है. I went to Singapore, I did a master's in economics there, I started working there. Then suddenly Vishwanjali got selected, she was my batchmate in COEP. You should invite her also sometime. So she was my friend in COEP. But at that time I was not serious about UPSC. Okay. When I was in final year, I was not serious about UPSC. She was very serious. She cracked it in 2017. और 2017 में मेरा मास्टर्स खत्म हुआ सिंगापुर में उसी साल. एंड जब उसका रिजल्ट आया, शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 11 30th. एंड देन मुझे एकदम सडनली लगा कि नहीं विश्वांजलि का हो गया तो मेरा भी होना चाहिए, मैं भी करूँगा. Honestly speaking, ये रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? So there are a few things we cannot say on record. No, ऐसा कुछ नहीं है. We are only bound by Official Secrets Act. उसके अलावा we are free to express. जब when we were in college, like when I was thinking about UPSC. See, UPSC का क्या था ना, मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, मेरी नहीं थी, honestly speaking. तो मुझे इतना नहीं, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था. बट बचपन से मेरे पापा ने मुझे बोला था कि नहीं तुझे बनना है, तुझे बनना है, उस टाइप से. तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ चलो बनेंगे. Then I came to college. फिर उस टाइम पे जब मैं फाइनल ईयर में था, मतलब थर्ड ईयर से ही मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू, मतलब थोड़ा थोड़ा देख, चलो ठीक है यूपीएससी पापा बोल रहे करना है तो आप लोगों की तरह ही अब सेशन में आके बैठ गया, कोई आया है तो सुन लिया भाई क्या है, इस तरह से. कुछ बुक्स खरीद लिए, लक्ष्मीकांत खरीद ली, पॉलिटी की है वो, एनसीईआरटी से होकर ले ली, उस टाइप से. आई रेड सम बुक्स, नॉट वेरी सीरियसली, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था मैं. फिर हम लोगों को, मेरी मम्मी को किसी ने बोल दिया कि यूपीएससी में तो बहुत पैसा देना पड़ता है सिलेक्शन होने के लिए. दिस इज अ फैक्ट, आई एम नॉट लाइंग, ओके. ऐसा एक जन ने बोला, एक बहुत ऑथेंटिक पर्सन ने बोला कि मेरा भाई तो 4 साल से कर रहा है, उसका हो ही नहीं रहा है, उसको इंटरव्यू में फेल कर देते, वो पैसा मांगते, 50 लाख मांगते, 1 करोड़ मांगते, ऐसा होता है. अब हम लोग गाँव के गरीब लोग, सीधे साधे लोग, हमने विश्वास कर लिया, हमको लगा हाँ सच में होता होगा, बिकॉज ऐसे कोई रियलिटी चेक नहीं था उस टाइम. So we believe, anyways I was doing it half-heartedly. तो मुझे तो बहाना मिल गया कि हाँ चलो नहीं होगा तो चलो छोड़ो फिर, right? Then I said कि नहीं मुझे यूपीएससी नहीं करना है, मुझे फॉरेन जाके पढ़ना है, मुझे एमएस करना है. मैंने जीआरई की एग्जाम लिख दी फाइनल ईयर में. And then I applied next year and then I went the following year.
फिर पता नहीं क्यों, और हाँ एक फायदा उसमें ऐसा हुआ कि एनयूएस में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वहाँ पे काफ़ी IAS IPS IRS ऑफिसर्स आते हैं जो अपने मिड करियर ट्रेनिंग के लिए आते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में. So the government sends them to do some trainings. Then I started meeting those people there. I happened to stumble upon D. Subba Rao, Shiv Shankar Menon, very big people. And some young officers also, young IAS officers, young IAS, like 2010 बैच 12 बैच उस टाइप से. Then उनसे बात करना स्टार्ट की. Then I felt कि फिर मैंने उनको पूछा कि सर UPSC एग्जैक्टली में इस एग्जाम में कैसे होता है, ये बात सच है क्या, ऐसा वैसा. तो बोले अरे नहीं ऐसा बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता. And then that year 2017 में my friend Vishwanjali also got selected. So it's like if the person sitting next to you, if she's getting selected, so you will definitely know na ki you know somebody and then she gets selected, that means it is a kind of reality check कि हाँ आप भी कर सकते हैं. And then I immediately called her. उस टाइम तो काफ़ी बिजी थी वो, काफ़ी congratulatory calls आते हैं. तो then I called her after 15-20 days when the steam is out already. I talked to her and then she told me, no Akshay, you should do it. I will help you, I will guide you. Then उससे थोड़ा बात करके then सिंगापुर में I decided and सिंगापुर में मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे पढ़ाई चालू कर देता हूँ. So I was working there and I started reading. But then फिर लगा 8-9 महीने बाद कि ये नहीं होगा, मतलब this is not possible with my work, that too in a foreign country. Then I took a decision. My father was very supportive of me. My mother was also very supportive. I took a decision that I will quit my job. I will resign from my job in Singapore. I was earning a lot of money there. Okay. So I was having a very cushy life, very comfortable life, very good life, very high package. So it was a very tough decision for me. Okay. And we also come from basically a middle class family. So ऐसा नहीं है कि घर में बहुत पैसा है तो आराम से ऐश करो, ऐसा कुछ नहीं. So we also have to think financially. But that decision was a tough decision. But then we took it. मैंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा. जैसे मैंने आपको मैं बोला, मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना एक बार चांस लो लाइफ में, सब कुछ छोड़ छाड़ के. Then it was kind of life and death for me कि भाई यदि होना चाहिए अभी. इतना बड़ा जॉब छोड़ के आया है, 4 लोग जूते मारने के लिए रेडी बैठे हैं घर में कि हमने तेरे को नहीं बोला था मत छोड़, यूपीएससी नहीं होता है, किसी भी अरे गहरे की बस की बात थोड़ी है. So those kind of people are there and those are the first one to come and congratulate you also. हाँ हमने तो बोला था तेरा हो जाएगा. That happens. वही लोग बोलते हैं यदि नहीं हुआ सिलेक्शन बोलेंगे कि हमने तेरे को पहले ही बोला था तेरा नहीं होगा, बहुत टफ होती है, और आप हो गए सिलेक्शन तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं यार हमको तो यकीन था कि तेरा जरूर होगा. So it's a societal pressure basically that you have to, that is again another constraint in your life. But एक बार सबको छोड़ छाड़ के दुनिया की परवाह किए बिना, ओके, मस्त मौला मस्त कलंदर बन के एक बार यूपीएससी का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए विदाउट हैविंग अ प्लान बी इन माइंड. That is very important. So see, I have taken you smoothly from explaining about UPSC exam to motivating you. Okay. That is how the flow of your essay should be in the exam. So we have come to the second part of the talk. ये एग्जाम में कांस्टेंट मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस बहुत है. बिकॉज
The reason is it is a long race. बहुत बड़ा सिलेबस है जो आपको कवर करना है, पढ़ाई करनी है. हर 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद लगेगा कि मेरे हो नहीं रहा है, कुछ याद नहीं रहता है, इतना सिलेबस है कैसे होगा, मला तर काही येत नाही है ना. माझा तर आता पहिलाच अटेम्प्ट आहे, त्याचे 2-3 अटेम्प्ट झाले. काहीतरी पोरं येतील ते शहाणपणा करतील तुमच्या समोर येऊन, अरे असं नको वाचू, तसं वाचू, हे नको करू, ते नको करू. म्हणजे ते सिनियर बनतील तुमचे. ते स्वतः काही पास झालेले नाही आहे बरं काय एक्झाम, पण ते तुम्हाला येतील आणि ते ॲडवाईस करतील. हां मग क्वालिटीचं ना, तू लक्ष्मीकांत नको वाचू, तू हे वाच, तू माझी नोट्स वाच. ओके and they will literally ask you to call them sir and madam. Okay, that is it is the biggest joke. That is a trend outside. When you actually enter this this world, you will understand this. They will expect that you call them sir and ma'am. So such people will also come and but you have to stick to what your plan is. You have to listen to people, genuine people. You have to be smart enough to identify such people. कि आपको genuinely कौन help कर रहा है और आपको mislead कौन कर रहा है. That is very important. There will be a lot of people. अभी आपको feel नहीं होगा, but आप जब जाएंगे ना, आपको मेरी याद आएगी बाद में 4 साल बाद. ऐसे लोग आते हैं सच में. But you have to keep your ears open, but also mind open. You have to think whether this person is actually helping me or is just trying to prove himself. So constant motivation is very important because it is youth syllabus. You have to study a lot. You have to sit 8 to 10 hours every day for at least 1 year continuously without enjoying Saturday, Sundays, without enjoying marriages, wedding ceremonies, without enjoying Facebook and Instagram. हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनसे आप बात कर सकते हैं दिन में अभी 1 घंटा, बट कांस्टेंट चैटिंग नहीं करनी. ओके, वो चैटिंग का फेज अभी खत्म कर लो यदि होगा. डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट. Again, you have to decide whether your girlfriend or your boyfriend is disturbing you or is helping you. नहीं होगा तो ब्रेकअप कर लो. Because मैंने बोला ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको करना है ये एग्जाम. बहुत मिलेगी. IAS बनने के बाद में लाइन लगती है लड़कियों की. मैंने भी मेरे कॉलेज की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था. So see, this is मतलब मैं सिर्फ देखिए थोड़ा मूड लाइटन करने के लिए बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, बोर हो जाती है ऑडियंस. तो थोड़ा बीच बीच में हंसाना पड़ता है, बोलना पड़ता है. So constant motivation is very important. For that, you need to be in touch with people who believe in you, who will constantly make you believe that you can do it. It is very important. This may be a trivial thing, but it is very important. उसमें वो आपकी माँ हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है ना, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. एनीबडी, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर स्कूल टीचर्स बैक इन योर विलेज or in your town, who will believe in you. If you are a religious person, you can visit temples. भगवान के ऊपर विश्वास करो थोड़ा सा.
एक अपने मन में एक श्रद्धा होती है, भाई दगड़ू सेठ हलवाई के दर्शन कर लिए तो हाँ मेरा अच्छा होगा, ऐसे. एंड देयर इज नथिंग बैड इन हैविंग फेथ. So if you are kind of inclined towards religion and you have religious bent, you can visit temples also, maybe once a week. These things will constantly kind of motivate you. और motivation का मतलब क्या होता है basically? Motivation just means that it is cleansing your mind of negative thoughts. आपके मन में जो negative minds का जो pile up हो जाता है वो cleanse हो जाता है basically motivations. That is what. So whatever it can be, like it can be anything. So that is one thing that you need to pursue. Second thing is, आप तो ऑलरेडी COEP में आए हो, आपने CET की परीक्षा लिखी है, आपको पता है. विदाउट प्रॅक्टिस, विदाउट सराव शिवाय कुठल्याही परीक्षेत यश मिळत नाही. ओके, and it applies to UPSC also. You have to practice. It's extremely important. जैसे मैंने बोला, आपको बार-बार रीड करना पड़ेगा. आपको 2 readings, 3 readings, underlining, solving questions, 5,000 questions. This is all practicing. You are practicing. The more you sweat in practice, the less you bleed in war. ऐसा कुछ बोलते हैं. So practicing is very, very important. See, I would like to tell you a small story here. So there were these 3 friends in Italy, and the 3 friends went to a music school. All 3 of them graduated with bachelors in music. In the same year, they were friends, and then they led their own lives after that. After 10-15 years, college felt that we should see what our people are doing, right? So they looked at the profile of the students, and then these 3 people were also there. In that, the first friend, they got to know that he is no more into music, like he is not playing commercially. Maybe थोड़ा बहुत कहीं he just dilly-dally somewhere, या किसी बच्चे को म्यूजिक पढ़ा दिया, गिटार बजाना पढ़ा दिया उसने. So he was no longer connected to music. Then there was a second friend who was a part of a band. He used to play some guitar in a band. So he was a small part of a band. म्यूजिक में ही था, बट एक बैंड में 10-15 लोग होते हैं ना बजाने वाले, उसमें पीछे बजाने वाले को कौन पूछता है. And then there was this third friend who was a solo playback singer. So I'm gradually going. Okay, this like I'm just trying to define the success for each of them. First friend, second friend, third friend. Obviously we may debate भाई success क्या होता है लाइफ में. पैसा कमाना सक्सेस है, या जिंदगी में कोई हो सकता है वो जो कुछ नहीं कर रहा है वो ज़्यादा खुश हो. So that is a different story, but at the moment let us focus on, let us define success as the parameter of success as how much one is successful in what he studied, basically. Like they wanted to do music, they got graduated in music, but they are not, so all of them are not able to pursue music in the same way. So what was the difference? Because all of them graduated from COEP, same like you, same college, maybe same CGPA also. फिर बाद में ऐसा क्या हो गया कि एक कुछ नहीं कर रहा है, एक प्लेबैक सिंगर बन गया. So they got to know that this first person, he never practiced music. पास आउट होने के बाद में, he never practiced. उसको लगा कि हाँ मुझे तो आता है, मैं तो बहुत मास्टर हूँ, होशियार हूँ. He never practiced. He never took it seriously.
The second person, he used to practice, but maybe once in a while, कभी दिन में एक बार कर लिया या हफ्ते में एक बार कर लिया उस टाइप से. He used to practice in between, but once in a while. That was not his first priority. Whereas his third person, he used to practice. The first thing he used to do after waking up was practicing music, practicing, singing or whatever musical instrument. So that is the importance of practice. If you want to get success, you have to practice, because that is how your mind will train you. That is how it will train you to think, it will train you to write, it will train you to understand. Without practice, it will not happen. This is very important. You should note it down. Very, very important. Third thing is, your planning. Your planning and its execution. So when you are planning, जैसे मैंने बताया आपको रास का 1 साल, अभी तो आप लोग आपकी सब पढ़ाई T1, T2, मिड सेम देख के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं. बट आप जब 1 साल बाद में जब एक्चुअल में जब प्रिपेयर करेंगे यूपीएससी के लिए लास्ट 1 ईयर में, उस टाइम पे आप जो प्लान बनाएंगे, वो प्लान को religiously follow करना. That plan should be like your guiding book, that it should be your constitution. It should be the most sacred thing for you. आपको गिल्टी फील होना चाहिए किसी दिन यदि आपने आपके प्लान को फॉलो नहीं किया. That is how sacred it should be. And always do a little extra from you what you have planned, but not a little less. Again, very important. आपने बोला है मैं आज हिस्ट्री के मैं आज 40 पेजेस में रीड करूंगा. You have to read 40 pages. Don't even read 39 pages. Very, very important. And you can read 41 pages. You can read 40 and half page. You can read 40 page and 2 lines. But you have to finish what your target is. And do a little extra. That is another prescription I am giving you. थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, because it acts as a buffer for you. ऐसा जरूर अभी हमको किसी दिन भाई कभी डेंगू हो गया, कभी मलेरिया हो गया, घर में कोई बीमार पड़ गया, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे आपको बफर चाहिए. उस टाइम पे आप स्टडी नहीं कर सकते. सो उस टाइम को मेकअप करने के लिए, कवर अप करने के लिए अभी आपको थोड़ा सा रिजर्व में रखना पड़ेगा. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट लिटिल एक्स्ट्रा एवरी डे. आपने सोचा है कि ठीक है मैं आज ज्योग्राफी के में 50 क्वेश्चन करूंगा, हिस्ट्री के भी 5-10 क्वेश्चन देख लीजिए एक्स्ट्रा. इट विल हेल्प यू. And a simple mathematics will tell you why. 1 to the power 100 is 1. Maybe you know already this. 1 to the power 100 is 1. 0.99 to the power, I am taking 1% out of 1 is 0.99. 0.99 to the power 100 कितना होता है? 0.99 to the power 100 is 0.37. 1 second. Hello. बोल. आ रहा हूँ मैं. Point 99 to the power 100 is 0.37, and 1.01 to the power 100 is 2.7. आप आपके मोबाइल में बाद में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं. So you understand the power of 1%. This 1% you are taking out, you are doing it same thing for 100 times. You are repeating the same thing for 100 times. Or you are ending up with only 0.37, just 37% of what you had planned. And if you are doing a little extra every day, 1.01, you end up with 2.7. Which is 2.7 times your original target. So you will have studied, revised 3 times, almost 3 times what you had planned. And that is what will take you ahead in this exam. It's very important.
और एक आखिरी बात इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा बुक्स रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। See, UPSC no doubt has huge syllabus, it has huge expectations, and we never know. अभी इंजीनियरिंग में तो भी क्या होता है भाई, वो हम एक बुक लेके आ जाते हैं, हमको पता होता है इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। इतना हमारा सिलेबस है। मशीन लर्निंग में हम भंडारी यूज करते हैं, भंडारी में से आने वाला हमको पता होता है। मशीन लर्निंग नहीं, क्या होता है वो, मशीन डिजाइन, सॉरी, MD1, MD2, MD3 है, क्या होता है। थ्योरी ऑफ मशीन टॉम में खुरमी गुप्ता पता होता है इसमें से आने वाला है। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में यू नेवर नो वेदर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस बुक और दिस बुक। और सिलेबस भी तो ऐसे बहुत ओपन एंडेड है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब क्या भाई, उसमें तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि वो कोई कौन से बंगाल के कोने में, वो गांव में कौन स्वतंत्र सेनानी था, उसने एक किताब लिखी थी। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग दिस डेज। सो इट इज एक्चुअली, you can never cover everything in this particular exam. You can never cover everything. Durgesh, can you do me a favor? Can you call my mother and just tell her that I am still in the session. She is calling me. नहीं तो सोनम वॉक कर लेना। So you can never cover everything. आपको एग्जाम का बिल्कुल एग्जाम हॉल में घुसने तक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ छूट गया है। That feeling will be there. तो उसमें होता क्या है ना, कभी कभी हमको लगता है कि अरे मेरा ये छूट गया। और फिर मैंने आपको जो बताया है, ऐसे ओवर स्मार्ट लोग जो आते हैं वो बोलते हैं अरे तू हे नाही वाचलं का आतापर्यंत, मग तुझं कसं होईल, मग हे पण वाच, लक्ष्मीकांत मधनं आजकाल काही येत नाही, तू हे पण वाच। There will be people who will come at the 11th hour, they will frighten you कि तेरा नहीं होगा तो ये नहीं पढ़ेगा, and they will tell you for all the subjects. अब इतना शक्य है क्या भाई, कोई ठीक है भाई 10-15 पेज हम पढ़ लेंगे, they will tell you 10 books ये पढ़ना चाहिए था। That happens, that will happen to you. So there is a kind of, see, on one hand you have to cover as much as possible, on another hand you have to revise as much as possible. So either you can read 10 books once, or you can read one book 10 times, or 2 books 5 times. It is a kind of trade-off. It is a kind of compromise. So we have to find that golden mean, okay? We have to find that optimum point where you will cover as much as possible, which most of the people cover, and at the same time you will also revise again and again. उसके लिए स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है, आपको उसी को स्टिक रह के आपको करना है। डोंट गो फॉर टू मेनी बुक्स इन दिस एग्जाम। एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 1 या 2 बुक्स, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड है। डोंट रीड 10 बुक्स। जैसे हिस्ट्री के लिए आपको बोलेंगे इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम भी पढ़िए बिपिन चंद्रा का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पढ़िए, प्लासी टू पार्टीशन भी पढ़िए, तमिलनाडु के बुक भी पढ़िए, एनसीईआरटी भी पढ़िए, एनसीईआरटी में ओल्ड भी पढ़िए, न्यू भी पढ़िए। ऐसे लोग बोलते हैं, डोंट डू दैट, इट इज वेरी डेंजरस। स्पेक्ट्रम भी पढ़िए, फिर वाजीराम के नोट्स भी पढ़िए, फिर वो भी पढ़िए। सो सी यू कैन नॉट रीड 10 मटेरियल, 9 मटेरियल, 10 material for one subject. It is not possible. So you prepare your list, you prepare your book list, you stick to that. उसी को बार बार रिवाइज करो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के टाइम में हमको डिफरेंट, मतलब अच्छा खासा कवरेज हो जाता है। ये एक आप हो गई।
जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, maybe this is too early to tell you, but because I don't know whether I'll come next time and whether I'll meet the same cohort of people again. So I just wanted to mention this, that when you do answer writing, when you have already started and you started answer writing, उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब you know stuff about that particular question. तो ऐसा लगता है कि मैं इसमें कितना लिख दूँ और कितना नहीं, बस अभी क्वेश्चन आ गया, मेरा फेवरेट, मैंने पढ़ा है, मेरे को याद है, चलो लिखो. और आप वो क्वेश्चन लिखने में 15 मिनट डाल दोगे, वो 15 मिनट आप यहाँ डाल, आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे मार्क मिलने वाला है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा. आई कैन टेल यू दैट. आप कितना भी अच्छा लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा मार्क, 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, बट उसके पीछे आपके 10-10 मार्क के 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे. So don't become emotional with this exam, with any question, any subject. Don't become emotional. आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई. आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा. And see, I'm telling you because this happens. This has already happened with people. These are real life examples I'm telling you. I am not making up stories here. मैंने लोगों को देखा है ऐसे, भाई दिन भर बस पॉलिटी ही पढ़ रहे, मतलब पूछ रहे भाई तू नहीं यार ये पॉलिटी थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा मेरे को रिवाइज करना है. जब भी देखो पॉलिटी, मतलब 80% टाइम यू आर स्पेंडिंग इन वन सब्जेक्ट. So you have to look at the cost benefit. आपको कितना भी अच्छा लगता होगा, आपको पीएचडी नहीं करनी है उस सब्जेक्ट में, आपको यूपीएससी की एग्जाम पास करनी है. इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज नॉट अ डॉक्टरेट प्रोग्राम. आपको कोई डिग्री नहीं देने वाला है डॉक्टरेट की. आप पॉलिटी में, इकोनॉमी में, आप ज्योग्राफी में एकदम तज्ञ भी हो गए तो भी आपको आपका क्या रैंक है आखिरी में वो मैटर करेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. You don't have to become very emotional with any subject, with any question in the exam. Don't waste time. You have to be objective. भाई एक क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे पास में 7 to 8 मिनट्स है, 10 मिनट्स है. 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 7 मिनट्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 9 मिनट्स. दिस इज द गोल्डन रूल. उससे ज्यादा नहीं देना है आपको. आपको कितना भी अच्छा आता होगा, आपको कितना भी आता होगा, यू हैव टू फिनिश इट इन 7 मिनट्स एंड 9 मिनट्स. तभी आपका पेपर कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा. एंड लीविंग द क्वेश्चन ब्लैंक इन द एग्जाम इज द बिगेस्ट क्राइम ऑफ दिस एग्जाम. अटेम्प्ट नहीं करना इज द बिगेस्ट क्राइम, बिकॉज सी यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ कंपटीशन लाइक एनीथिंग. आई एम टेलिंग यू दिस. एक मार्क से 10-10 रैंक रहते हैं. डू यू नो दिस? एक 2-2 मार्क पे 10-10 रैंक रहते हैं. आप कभी यूपीएससी के सिलेक्शन लिस्ट, मार्क लिस्ट देखना, आपको दिखेगा 1051 टोटल पे 10 लोग हैं, ये 5 लोग हैं. एंड 1052 पे 10 लोग हैं, उस टाइप से. सो one मार्क इज इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम. इवन 1 मार्क इज इंपॉर्टेंट. वो 1 मार्क डिसाइड करेगा whether you will be in the list. Then if you are in the list, it will decide which service you will get, whether you will become IAS or IPS or IRS or what other service. Then that 1 mark will decide what cadre you will get. There are so many things. So don't underestimate the power of one question in this exam. In prelims exam also you can be thrown out of the competition. एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया, आप गए, बाहर हो गए. So you have to be very objective, very smart when you are preparing. Now let us come to the last part. I'll take another 5 minutes. Okay. Last part is talking about the service. After coming into the service. See, after coming into service, one thing I realized is that बाहर से जो दिखता है उससे ये actual में बहुत अलग है. After you come to the service, but मोटा मोटी जो चीजें हम बोलते हैं, you will work for the people, you will work for the society, I want to work for the country,
जैसे पूछते व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो हमारे ये टिपिकल आंसर्स होते हैं, आई वांट टू वर्क फॉर द नेशन, आई वांट टू वर्क फॉर द पीपल। जो बैंगलोर में बैठ के सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या वो देश के लिए काम नहीं कर रहे? आप ही के जो कंप्यूटर साइंस के कुछ बैचमेट्स होंगे, who will go to Bangalore, who will be in Pune, Mumbai, Noida, they will earn 30-40 lakhs per annum. Are they not serving the country? Do you feel they are serving the country? How? Huh? How are they serving the country? By paying tax and by paying taxes. अब टैक्स तो हम लोग भी भरेंगे ना सर्विस में आने के बाद। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और अरे दे आर एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर इंडिया, भाई हमारी इकोनॉमी चल रही है उनके ऊपर। दे आर मेकिंग सॉफ्टवेयर, दे आर सेलिंग इट टू अदर कंट्रीज और उससे हमको इतना एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में। नहीं तो हमारे कुछ पाम ऑयल वगैरह ऐसे खाने के हमारे वांदे हो जाते हैं। Had they not been there, had they not earned the foreign currency for us, we would not have been able to import other goods that we are importing. People who are living abroad, foreign में जो लोग रह रहे हैं वो लोग, are they serving the country? जो US में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं। So you have to think about these things. Are they serving the country? How? हम बोलेंगे वो छोड़ के US चला गया, इंडिया को क्या सर्व कर रहा है? How is he serving the country? Can somebody tell me? आपका आप में से मैं बोल रहा हूँ 50% बच्चे COEP के जाएंगे US। हाँ? Contribution? GNP. Okay. Is it GNP? Okay. So GNP में what exactly? Like what are they doing? How is it helping our country? Income is counted in what? They are sending remittances to our country. They are sending money here, because of which the financial system of our country is running smoothly. They are sending dollars to us, जिसकी वजह से रुपए का दाम थोड़ा बैलेंस होता है। They are sending a lot of remittances. The Kerala economy, state economy is completely running on remittances. A lot of states, like India, it is the highest recipient of remittances in the world. They are also serving the country. They may not realize it, but they are actually serving. So everybody is serving the country. Okay, ये आप इस गलत फहमी में मत रहना कि बैंगलोर में काम करने वाला बच्चा देश को सर्व नहीं कर रहा है, आईएएस ऑफिसर ही देश को सर्व करता है। डोंट फील दैट। इनफैक्ट हिज कंट्रीब्यूशन में बी हायर देन योर्स। फिर फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज डिसीजन मेकिंग। द डिफरेंस इज द डायरेक्ट impact that you can see on people's life, immediate impact. And this I have realized after getting into service only, after becoming IAS officer, after being into the thick of things, I have realized this after that. So there was this, I will give you my own example. So I am currently an SDM, okay? I am posted as SDM, Sub Divisional Magistrate. ये IAS का first posting होता है। इसके बाद we will become COZP, then after maybe 1 or 2 years we will become collector, then उस तरह से होता है gradation। तो वो औरत, ट्राइबल औरत, maybe not tribal, maybe I think Dalit woman. So she had no husband, she has no sons, she has just one daughter who is also living in another village, and this woman lives with her brother.
हर ब्रदर एंड लाइक हर ब्रदर आर आल्सो डेड, सो उसके ब्रदर के बच्चों के साथ, समझ रहा है ना आपको? उसका पति नहीं है, उसको बेटा नहीं है, वो रहती है उसके भाई के बच्चों के साथ में, मतलब जिनकी वो बुआ है। So, अभी तक शी वॉज लिविंग पीसफुली देयर। अब सडनली ऐसा होता है कि भाई जब तक वो अच्छे से रही वहाँ पे, उसके भाई सब डेथ हो गए, उसके भाई के बच्चों ने, मतलब उसके जो नेफ्यूज है, उसके जो भतीजे हैं, उन्होंने उसके साथ में मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, उसको मारते थे, उसको घर से निकाल दिया। और वो रहती कैसे, जैसे उनका सपोज ये घर है, तो वो घर में उनके छोटा सा मतलब ऐसा बाड़ा जैसा था, उसमें एक छोटा सा रूम था उसका, वो रूम में वो अकेली रहती थी, वहीं उसका खाना, इनका खाना भी नहीं खाती थी, वहीं उसका खाना पकाती थी, वहीं रहती। अब हुआ उसको ऐसा, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको घर मिला, शी गॉट अ हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। अब हाउस बनाने के लिए लैंड तो चाहिए, तो वो जिस रूम में रहती थी, वो जहाँ पे, वो उनका एक 80-100 स्क्वायर फीट का एरिया था, वो उसके अंदर उसको हाउस बनाने को उसको परमिशन दी गई। उसने बोला कि ठीक है, वो उनका और थोड़ा पीछे और भी लैंड था, उसको एक्सटेंड करके कुछ 150-200 स्क्वायर फीट में उसको बोला कि घर बना। तो उस टाइम पे उन लोगों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब वो, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, अनएजुकेटेड, दलित वुमन, पुअर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग हैरेस कर रही है बेसिकली फैमिली। तो उसको कहीं किसी ने उसको बोला कि हमारे गांव में, हमारे शहर में यंग आईएएस ऑफिसर पोस्टेड है। सो देखिए, लोगों का एक फेथ होता है आईएएस ऑफिसर में कि दे विल गिव यू जस्टिस। उनको ऐसा लगता है कि आईएएस ऑफिसर के पास में हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो शी केम टू मी। अब देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास में रोज के 100 लोग आते हैं ग्रीवेंस लेके। मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, मेरे पास में चिट्ठियाँ आती है, मैं बोलता हूँ हाँ भेजो भेजो भेजो, आते हैं प्रॉब्लम बोलते हैं, मैं किसी को मार्क कर देता हूँ। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन ऑफिसर को मार्क करके भेज दिया कि हाँ ही विल लुक। सीरियस मैटर है तो पर्सनली मैं कॉल भी कर देता हूँ, या मेरा जो पीए है, मेरा जो स्टेनो है, उसको बोल देता हूँ कि यू फॉलो। दैट इज हाउ यूजुअली इट हैपेंस। तो वो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास में आई, तो मैंने तहसीलदार को मैंने जो मेरा तहसीलदार था, तहसीलदार को मैंने मार्क कर दिया, बोला कि मेक अ लोकल इंक्वायरी एंड रिपोर्ट मी विद इन 7 days। अब ये जो तहसीलदार ये लोग भी जो होते हैं, ये आईएएस ऑफिसर से डरते हैं थोड़े से। तो उसने काम किया, उसने 7 days में 5 days में मुझे रिपोर्ट ला के दे दी, एक्सप्लेन कर दिया, सर दिस इज द ग्राउंड सिचुएशन। फिर मैंने सोचा कि मैंने वो औरत को फिर बुलवाया, ऑफिस ने बोला कि उसको बुलाओ। देन शी केम। फिर मैं सोच रहा था कि मैं इसको न्याय कैसे दूं। उनका पहले मुझे लगा फैमिली मैटर है, भाई आपस में झगड़ा करते होंगे, बट देन आई एक्चुअली रियलाइज कि वो औरत ये पिछले 3-4 साल से फेस कर रही थी। उसने, वो तहसीलदार ने मुझे बोला कि सर ये पहले भी हमारे पास भी आई थी, बट आप अभी नए नए आए हो तो आपके पास उम्मीद लेके आई है कि आप कुछ करोगे बोलिए। सो देन अब होता है ना, आईएएस ऑफिसर के पास में इमेंस पावर होती है अंडर लॉ। देयर आर सो मेनी प्रोविजंस ऑफ लॉ, यू हैव इमेंस पावर्स, यू कैन गिव जस्टिस टू एवरीबॉडी दैट कम्स टू यू। तो हमारे देश में एक एक्ट है, सीनियर सिटीजन एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स, ऐसा कुछ नाम है उस एक्ट का। 2007 या 6 में एनेक्ट हुई। तो हमको ना एक ट्रेनिंग के टाइम पे एक मॉड्यूल देते हैं, आपकी पावर का मॉड्यूल, इतना मोटा बुक होता है कि हमारे पास में क्या क्या पावर्स है। ओके, तो मैंने वो, उसमें मैं देख रहा था सीनियर सिटीजन के, तो उसमें दिखा कि ये इसके ये है, देन वी ओपन दैट एंड देन वी लुक एट द प्रोविजंस। फिर वो एक्ट के अंदर में मेरे पास में पावर थी कि उस औरत को वो घर, वो जो लैंड है, मैं उसके नाम पे कर सकता हूँ। उसके जो घर वाले हैं जो उसको अभी तक हैरेस कर रहे थे, उनको मैं ऑर्डर दे सकता हूँ कि वो उसको उनकी इनकम के हिसाब से, जैसे
1,000 रुपए, 2,000, 3,000 रुपए प्रति मंथ उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा बुढ़िया को, ओके, खाने पीने के लिए, दवाई दारू के लिए, ठीक है। I had that power. I used that power. I instituted a case. मैंने समन किया उसके सारे वो लोगों को, और देखिए वो लोग भी कॉमन, वो लोग भी डर जाते हैं, भाई साहब ने बुलाया तो डर गए वो लोग भी पहले, तो आगे हाथ जोड़ के नहीं 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 सर हम करेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो उस एक्ट के अंडर में आई हैव पावर, आई कैन सेंड दोस ब्लडी फेलोज फॉर 7 years in jail without any court trial, okay, and it cannot be challenged in high court also. It cannot be challenged. Then that old woman, she got justice. She's already started constructing her house, and she's living happily. उसमें उसकी जो बेटी थी जो दूसरे विलेज में रहते थे, उसको भी मैंने पार्टी बनाया, अपोजिट पार्टी, उसको भी बोला कि तू भी 1,000 रुपये महीना दे अपनी माँ को, ये लोग भी देंगे तू भी दे। So that is a power. This is just an example, okay? And you know वो करने के बाद बहुत खुशी होती है, मतलब लोग लिटरली आपके पैर पड़ते हैं, I can tell you that. जब मेरे रूम में जब ऐसे लोग आते हैं ना, वो हम लोग मंदिर में कैसे ऐसे करते हैं, they do this to me. मुझे awkward फील होता है, but they do this to an IAS officer. जब मेरी गाड़ी पास हो रही होती है तो लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, भगवान का रथ जाता है ना, हाथ कैसे जोड़ते हैं, मतलब सिर्फ मुझे नहीं है, सभी आईएएस ऑफिसर्स की। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आईएएस बनने के बाद में लाइफ कैसी होती है, क्या होता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो द थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर पीपल, द जस्टिस दैट यू कैन गिव देम, and that is the actual way in which you contribute to the country. That is the way in which you contribute. You can do these small things initially. Later on, obviously, you become policy makers. जितने भी इंडिया में बड़े बड़े पॉलिसीज आए हैं, स्कीम्स आई है, these are all the brainchild of some IAS officer. GST हो, आधार हो, anything. Who is running the show? IAS officers are running the show. IAS officers are basically running the country. They are basically running the administration. That is a later part. That when you become senior, when you become secretary, joint secretary, उस time पे वो होता है. Initially, this small things you can do. There are so many things. एक और औरत आई मेरे पास में, बोली सर मेरे ससुराल वाले मेरे बच्चों को मेरे पास नहीं दे रहे, उसको निकाल दिया औरत को घर से, उसके बच्चों को रख लिया। अब देखिए इसमें औरत विक्टिम बन रही थी, पर हो सकता है कि वो भी बदमाश हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ससुराल वाले ही बदमाश हो। मैंने बुलाया, उसके अंदर मेरे पास में पावर है, CRPC सेक्शन 97 के अंडर में, सर्च ऑफ अ चाइल्ड। मैंने बोला औरत मेरे पास में कंप्लेंट लेके आई है, मैंने सर्च ऑफ चाइल्ड का वारंट इशू कर दिया पुलिस को, तो पुलिस वाले पकड़ के लेके आए उसके ससुराल वाले, सास ससुर को, उसका पति बैंगलोर में रहता था। इस तरह के देखिए सोशल इश्यूज बहुत होते हैं, देयर आर सो मेनी, दीज आर ऑल सोशल इश्यूज एंड यू हैव द पावर टू सॉल्व, टू रिजॉल्व देम, बेसिकली नॉट सॉल्व देम बट टू रिजॉल्व देम। सॉल्व तो कोई नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो एज लॉन्ग एज देयर इज सोसाइटी देयर विल बी सोशल प्रॉब्लम्स, बट यू कैन एट लीस्ट रिजॉल्व अ पर्टिकुलर इशू एट दैट मोमेंट। तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में लाइफ कुछ इस तरह की हो जाती है। देयर आर सम रूटीन थिंग्स, कुछ फाइल्स होती है, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ वो सब रूटीन होता है। जैसे 144 CRPC सुनते ना, पेपर में पढ़ते हैं, 144 लगा दी रहा है, मतलब जो कर्फ्यू जिसको हम बोलते हैं कॉमन लेमैन टर्म्स में, दैट इज रूटीन वर्क, आई एम टेलिंग यू, लाइक वी डोंट इवन पे अटेंशन टू दैट।
हमारा स्टेनो वेनो वो ऑर्डर ड्राफ्ट करके ले आते हैं, साइन कर देते हैं, हाँ ठीक है चलो 144 लगानी है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, 144 लगा दो. The actual work is this: to give justice to the people. People come with a lot of expectations. They look up to you. And that is how you actually contribute. And you get to see, I am the boss of at least 5,000 people in my district at this moment. I'm very young right now. प्राइवेट सेक्टर में इतना जल्दी आपको इतना बड़ा टीम लीड करने को नहीं मिलेगा. मैक्सिमम सी आई ग्रेजुएटेड 2014, 8 साल पास आउट होके हुआ. मैं प्राइवेट सेक्टर में होता तो शायद मैं अभी मैनेजर होता, या कंप्यूटर सेंटर TLVL क्या होता है, टीम लीड वगैरह, which is a team of maximum 10 people, 15 people, 20 people, maybe 50 people. But they are leading just like maximum 50 people. I am leading 5,000 people at least. I am like the CEO of a company at such a young age, with all the powers. That is the opportunity that this service, this Naukri will give you. This job will give you. You actually sit on the head chair of the round table, and you conduct meeting. You take reviews of officers. There are people under me who are of my father's age, maybe more than that, and I have to, मुझे उनको डांटना पड़ता है कभी कभी, वो भी बहुत गंदी लैंग्वेज में. But I have to do it, and that I can do it because they are my subordinates. पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट भी है, but there are some challenges also. You have to live away from home. You cannot socialize. अब कलेक्टर पार्टी कर रहा है गांव के लोगों के साथ में, अच्छा लगेगा क्या? पार्टी तो क्या, हम लोग मित्रता भी नहीं कर सकते. You cannot befriend anybody. जनरली आपके घर वाले आपसे दूर होते हैं. जनरली कोई परमानेंटली, हमारे मम्मी पापा तो कभी परमानेंटली आके रहते नहीं है साथ में. साल में 10 दिन 15 दिन आ गए तो ठीक है. So those are the sacrifices that you have to make. It becomes a challenge. और इनिशियल आपकी पोस्टिंग होती है बहुत छोटे छोटे गाँव में, जनरली ट्राइबल एरियाज. जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट इट इज अ ट्राइबल एरिया. छोटे छोटे प्लेस में आपका पोस्टिंग होगा. वहाँ हो सकता है कि एक मूवी थिएटर भी ना हो, रेस्टोरेंट भी ना हो, कोई दोस्त नहीं. स्टाफ बहुत रहेगा आपके पास में. आपके पास में खाना बनाने वाले लोग रहेंगे, आपका पीए रहेगा, ड्राइवर रहेगा, माली रहेगा, गार्ड रहेगा. स्टाफ बहुत रहेंगे, बट यू कैनॉट बी फ्रेंड विद देम. So there are some challenges also. So it is a mixed bag. आपको क्या अच्छा लगता है उसे आपको डिसाइड करना. You have to be ready to accept these challenges also after coming into this job. You do a lot of good work for people. You have lot of power. You have lot of perks. You have lot of facilities. People will respect you like anything. But these are the challenges also, personal level challenges. Okay, so I think fairly I have given you some screenshot of what is there in IAS. What does it entail? जिससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन शायद मिला हो कि भाई हाँ मुझे भी ऐसे कुछ किसी बुढ़िया की मदद करनी है, किसी बच्चे की मदद करनी है. So there are a lot of things you can do. Okay, so if you have any question, maybe another 5-10 minutes we can talk. Okay,
and then we will end the session. This is 6:23. At 6:30 we will end. Thank you. If anybody has a doubt, please raise hand. Hello? No one has doubt. ठीक है, एक और चीज, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी. एक बार मैं बोल देना चाहता हूँ कि इफ यू हैव एनी डाउट्स, मतलब रिसोर्सेज वगैरह, तो सम ऑफ यू मे बी नोइंग आई हैव रिटन अ ब्लॉग लाइक आफ्टर आई क्लियर यूपीएससी एग्जाम. मैंने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मेरे सारे नोट्स भी है. मैंने मतलब जो टिपिकल गाइडेंस होता है ना, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, नोट्स कैसे, तो आप उसमें देख सकते हैं. ओके, यू कैन जस्ट गूगल माय नेम अक्षय अग्रवाल IAS ब्लॉग, आपको दिख जाएगा. और मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे मेरा चैनल भी ओपन किया है जिसमें मैं फालतू की बकवास नहीं करता हूँ. आई टीच इकोनॉमिक्स इन दैट. ओके, तो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ लेसन सीरीज ऑन इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स. लाइक इट विल फोकस मेजरली ऑन प्रीलिम्स नाउ. जितना मुझे समय मिल पाता है उसमें मैं कर रहा हूँ. सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट ऑल्सो. ओके, यू कैन हैव अ लुक. और वीडियोस अच्छे लगे तो बाकी लोगों को भी रेकमेंड करना. थैंक यू. Thank you sir for your valuable words. You were temperamental and motivational. So I request Sahil Pawar, Secretary of Civil Services Aspirants Club, to come forward for the vote of thanks. थँक्यू स्वागत. आज आपल्या टॉपर टॉकसाठी अक्षय अग्रवाल सर वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित राहिले. सरांचं कॅडर ओडिसा होतं तरी पण सर आपल्या विनंतीस मान देऊन इथे उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर सरांनी जी त्यांची लाईफची जर्नी सांगितली, सिंगापूर ते परत इंडिया, त्याबरोबर आपली कॉलेजची लाईफ, तसेच त्यांचा जो सर्व्हिसचा एक्सपिरियन्स वगैरे होता. रिअल ॲक्च्युअलमध्ये आपल्याला IAS म्हणजे काय वाटतं, पण रिअल फील्डवर कसं असतं ते आपल्याला सरांनी रियालिटी फॅक्ट सांगितला. आणि एक जो नाण्याला जशा दोन पैलू असतात तसं आपण म्हणतो, तशी IAS या पदाची दुसरी बाजू कोणती ती सरांनी आपल्यासमोर मांडली. त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानतो. आणि आजचा हा कार्यक्रम संपन्न होण्यासाठी आपल्या कॉलेजच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी तसेच CSAC क्लबचे फॅकल्टी ॲडवायझर माननीय सदगीर सर, रावळ सर यांनी सहकार्य केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि हा कार्यक्रम संपन्न होण्यासाठी ही जी CSAC वरची टीम बसली आहे यांची मिनिमम 5-6 दिवसाची मेहनत होती. जरी हा कार्यक्रम 2 तासाचा वाटत असला तरी खूप मेहनत घेतली, त्याबद्दल मी या सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि आयोजकांच्या वतीने हा कार्यक्रम संपल्याचे मी जाहीर करतो. धन्यवाद. Thank you, Sahil. As Benjamin Franklin said, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So we are all to learn something about and to move forward towards the path of success. So come forward and be part of Civil Services Aspirants Club. Thank you. गाइस, कोणी जागा सोडू नका. मैं छोड़ जाएगा ना. Yes. ठीक है, चलो.